नमस्कार, मैं मनोज रघुवंशी टीवी 100 की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के प्रमोशन से खफा हो गए हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आडवाणी पार्टी के सदस्य बने रहेंगे, प्राइमरी मेंबर बने रहेंगे, लेकिन जो 3 प्रमुख पद थे उनसे इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एनडीए में भी बने, मतलब अब तो क्या उनकी ये क्या चाल है, क्या इसके पीछे क्या ड्रामा है, ये पूरा ये सस्पेंस फिल्म क्या है। मैं दोपहर से टेलीविजन चैनल्स देख रहा हूं और मैं माथा पीट रहा हूं कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, जो असली बातें हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। तो टीवी 100 पे हमने फैसला किया, जो टीवी 100 के जो एडिटर इन चीफ हैं श्री कुलीन गुप्ता जी, उनसे बात करके हम लोगों ने उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग जो है वो बिल्कुल बुनियादी बातें बोलेंगे, जो कि मतलब बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं। तो एक सज्जन से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, टेलीफोन पे हैं वो हमारे साथ। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, सुरक्षा विषयों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने काफी समय से राजनीति को देखा है, कवर किया है। उनका नाम है मयंक जैन। तो मयंक जैन की एक खूबी आपको बता दूं कि ये जो आडवाणी जी का जो इस्तीफा हुआ है, आडवाणी जी नाराज हुए, गोवा नहीं गए। भोपाल में आडवाणी जी ने, आपको याद होगा, भोपाल में बोला कि नरेंद्र भाई से मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात तो पहले से ही बड़ा उत्कृष्ट प्रदेश था, पहले से ही विकसित था, उसको उन्होंने उत्कृष्ट बना दिया, ठीक है, मतलब शुभकामनाएं, अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, देखिए इन्होंने बीमारू प्रदेशों को इन्होंने कितना आगे, मतलब विकास की पटरी पे आगे दौड़ा दिया। तो मतलब भाई नरेंद्र भाई से मैं कहना चाहता हूं, काहे का जवाब दे रहे थे? मतलब क्या नरेंद्र मोदी ने तो उनसे कुछ कहा नहीं था, तो काहे को बिलबिला के उन्होंने जवाब बोला, इस तरह की बात बोली? वो बिलबिलाए क्यों? आपको राज की बात बताऊं, कई लोगों ने ट्विटर पे आडवाणी जी का जीवन जो है वो मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वो आडवाणी जी को कोंच कोंच के वो बातें पूछ रहे थे जिसका आडवाणी जी के पास जवाब ही नहीं था। उन सारे ट्विटर पे ट्वीट करने वाले लोगों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण आदमी से मैं मिलवा रहा हूं, जिनका नाम है मयंक जैन, जिन्होंने 3700 ट्वीट केवल लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर किए। देखो इतना बिलबिलाए ना, वो ऐसे नहीं बिलबिलाए, बिलबिलाने के पीछे कारण है। तो हाँ, तो मयंक आप लाइन पे है ना? गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मयंक। हाँ, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने आडवाणी जी का जो जीना दूभर कर दिया, जिसकी वजह से कि वो बिलबिला भी गए, भोपाल में भी उन्होंने बोल दिया बिलबिला के, उसके बाद अब वो मतलब नरेंद्र मोदी से वो मतलब जल भुन के गोवा भी नहीं गए। अब यहाँ पे मतलब बीजेपी वालों को भी गोवा में इतना ड्रामा करना पड़ा कि उनकी तबीयत खराब है जी। मतलब ये कुछ वैसी वाली बात है कि भाई फोन आया तो बच्चे ने फोन उठाया तो पापा ने कहा कि कह दो पापा घर में नहीं है। तो बच्चा बेचारा बोल रहा है पापा घर में नहीं है। अब वहां बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो सब समझाने में लगे हुए हैं कि आडवाणी जी क्यों नहीं आए जी, वो गुस्सा नहीं है जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी। अब कई लोगों ने एक साथ मेडिकल लीव ले ली, मतलब उमा भारती और यशवंत सिंह, कई लोगों ने एक साथ मेडिकल लीव ले ली, सबकी तबीयत एक साथ बिगड़ गई। मतलब उसके बाद फिर सब जो है वो लाइन पे आना शुरू हो गए, लेकिन आडवाणी जी लाइन पे आने के बजाय उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई, मतलब उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। तो ये ड्रामा एक बार पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा, आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था। तो मयंक, आपने जो इतने सारे ट्वीट किए जिसकी वजह से कि आडवाणी जी बिलबिला गए, 3700 ट्वीट आपने केवल लाल कृष्ण आडवाणी पे किए, बल्कि 2 ट्वीट तो थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आए अभी। ये इसमें मैं आपसे कुछ एक बातें पूछना चाहता हूं। जैसे आज आपके 2 ट्वीट आए, जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में आपने एक ट्वीट किया, और विजय कुमार मल्होत्रा जो पिछली बार दिल्ली में चुनाव हार गए शीला दीक्षित से, मतलब बीजेपी चुनाव हार गई उनकी लीडरशिप में, उनके बारे में भी आपने ट्वीट किया। तो इन दोनों के बारे में, जनरल खंडूरी और विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में आपका ट्वीट क्या है, जरा बताइएगा। देखिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की एज अ जर्नलिस्ट कि आडवाणी में ह्यूमर बहुत है। आडवाणी जो है ना, एक कार्टूनिस्ट के लिए गोल्ड माइन है। तो ये मौका जो टीवी पर मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी डाइट है। कोई कार्टूनिस्ट या जो जर्नलिस्ट जिसमें थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। देखिए, हमने ट्वीट करते वक्त एक कॉइन किया हमने टर्म फेलियर ब्रिगेड। जो आपने 2 ट्वीट का पूछा, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था। फेलियर ब्रिगेड है एक, जो कि फेल होती है। आपको मतलब आडवाणी जी भी फेलियर ब्रिगेड के हेड हैं क्या? हाँ, वो चीफ है फेलियर ब्रिगेड के।
वो चीफ हैं क्योंकि वो खुद फेल हुए ना 2009 के इलेक्शंस में, जब उनको प्रोजेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, तो वो उस इलेक्शंस के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग रह गए। तो और उसके पहले जो उनको मौका मिला था एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी वो फेल हो गए, क्योंकि वो दोबारा मतलब वो तो ठीक है गांधीनगर की सीट उनको मतलब मिल गई क्योंकि मोमेंटम गुजरात का बहुत बड़ा है, वो मोदी की लीडरशिप के चलते मिल गई, ठीक है वो तो मिल गई आ गए। लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई क्राउड्स को लाने के लिए, तो कई स्वामियों को वो बुला लेते थे, है ना, और कि भाई वो भीड़ इकट्ठी करने, तो जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है इन लोगों की कम है, फेलियर ब्रिगेड वालों की। नहीं तो ये फेलियर ब्रिगेड में जनरल खंडूरी और विजय कुमार मल्होत्रा को आपने मतलब आप किस रूप में देख रहे हैं इनको दोनों को? देखिए एक आदमी, देखिए अब प्राइवेट सेक्टर में भी कोई आदमी बेचारा काम करता है, अगर वो सेल नहीं दे पाता अपनी मैनेजमेंट को तो उसे निकाल देते हैं बाहर। किसी भी जॉब में आप तो इतने बड़े बड़े, आप तो इंडिया टुडे में भी रहे हैं और आप तो पहले पत्रकार थे टेलीविजन के, तो आपने भी देखा होगा अपने टाइम में कि आपके जूनियर्स या जो भी परफॉर्म नहीं करता था उसको बाहर निकाल देते होंगे आप। तो अब ये व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जनरल खंडूरी उत्तराखंड में फेल कर गए। अपनी खुद की सीट जो आदमी नहीं बचा सकता, जो मैनेज नहीं कर सकता, जो अपनी विक्ट्री को नहीं बना सकता, जो तो वो आज डिसाइड करेगा कि बीजेपी का क्या फ्यूचर है। तो व्हेन यू हैव मैनेजर्स हु हैव ऑलरेडी फेल्ड और वो डिसीजन मेकिंग केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सीट पर काबिज हो चुके हैं और उनके पास हैंडल है अपॉइंटमेंट का और सस्पेंशन का, उसके जरिए वो सत्ता में बने रहते हैं। बट ग्राउंड पर वो जाते हैं तो कोई क्राउड उनको देखने के लिए नहीं आएगी। मतलब विजय कुमार मल्होत्रा जी अपने जमाने के बहुत बड़े मतलब लीडर रहे हैं जब वो पाकिस्तान से आए थे, और उनके अंदर एक जज्बा था एक मूवमेंट को चलाने का, लेकिन वो जज्बा धीरे धीरे खत्म होता चला गया, मिशन खत्म होता चला गया काफी हद तक, और वो दिखाई नहीं दिया। अगर था भी तो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, जो मीडिया है रिपोर्ट करने वाले, पब्लिक को किसी को नहीं दिखाई दिया। मतलब इतनी बुरी तरह बीजेपी हार गई, तीसरी बार मतलब शीला दीक्षित जीत गई। और वो क्या है कि अगर हार भी जाते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन टाइप ऑफ लीडर्स हैं कुछ बीजेपी में, जिनको हारने के बावजूद भी वही घर रहता है उनके पास बढ़िया वाला, वही कैबिनेट मिनिस्टर के पद से रहते हैं। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहना भी प्रॉफिटेबल है। और बहुत कोजी रिलेशनशिप कई बीजेपी लीडर्स की कांग्रेस के साथ हुई है, ये अरुण शौरी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं जी। अरुण शौरी जो खुद इनके साथ रहे हैं, उन्होंने खूब मजाक बनाई है लोगों की। तो ये जो हैं, ये जो सारे कार्टून्स हैं, ये एक देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर जर्नलिस्ट खो चुके हैं। और इसको मैंने ढूंढा और मैंने बहुत एंजॉय किया ये पिछले 30 डेज, मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब आपने ट्वीट की, आपने रोज एक सेंचुरी से ज्यादा मार दी मतलब। हाँ देखिए क्या है कि अब जैसे एक आपको मैं बताऊं कि अब अडवाणी जी को रथ का ऑब्सेशन है। हाँ। अच्छा मैं एक आपको सुबह मैं दोपहर से देख रहा हूं, ये टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक बात हो रही है, लगातार एक बात हो रही है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि आडवाणी जी ने बीजेपी की नींव रखी, इन्होंने इसको सींचा, इस पेड़ को बड़ा किया। तो मतलब आडवाणी जी जो हैं वो इसके कर्णधार हैं और उनको मतलब होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मतलब नींव रखी और सींचा, बड़ा किया, मजबूत, क्या कहना है आपके ट्वीट में तो इसका बिल्कुल उल्टा मतलब मैंने पढ़ा। देखिए वो हाईजैक कर लिया रथ को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक जर्नलिस्ट को सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना चाहिए। तो वो जो हिंदू मूवमेंट का रथ जा रहा था, इन्होंने हाईजैक कर लिया उसको। और ठीक है आपने हाईजैक कर लिया, अगर आप उसी के मिशन पे जा रहे होते तब भी हिंदू मूवमेंट एक्सेप्ट कर लेता उस बात को। लेकिन हमने देखा फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन था, आपकी जो मंजिल थी, आपकी मंजिल तो जिन्ना थी। तो हिंदू मूवमेंट का रथ आपने हाईजैक किया और जिन्ना के घर आप चले गए रथ में। तो अब ये जो है, ये ट्रेजेडी भी है, ये ह्यूमर भी है। मतलब अडवाणी गिव्स यू सो मेनी फीलिंग। मतलब ट्रेजिक कॉमेडी कह दें इसको, ट्रेजिक कॉमेडी। मतलब अडवाणी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो आपको सारे इमोशंस एक साथ दे सकते हैं। अच्छा एक बात कि मैं अडवाणी जी के बारे में थोड़ा सा मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन है
कि ये कांग्रेस के बारे में लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती है, यानी मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के दांव चलते हैं, पैंतरे चलते हैं। कांग्रेस के ऊपर लगातार आडवाणी जी आरोप लगाते रहे हैं। आपके ट्वीट्स में जो है वो कुछ मुझे फ्लेवर दूसरा समझ में आया। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कांग्रेस करती है तुष्टीकरण, वो ठीक है, वो वोट बैंक की राजनीति खेलती है, उसको ना कांग्रेसमैन भी कोई डिनाई नहीं करेगा। प्राइवेटली पूछिए उससे तो वो कहेगा यार इतने सारे वोट से हम क्या करें। तो हमें वो लोग मैनिपुलेट करते हैं उसको, काफी सारे लोग, सबके लिए नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारे लोग, उनकी पॉलिसी है इस चीज की और उनको सक्सेस भी मिलती है और कंपटीशन भी है उनका दूसरी पार्टी के साथ, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ कंपटीशन है उनका यूपी में। लेकिन बीजेपी ने सोचा कि भाई, आडवाणी जी ने खासकर ये सोचा कि भाई हम इससे एक कदम आगे निकल जाए। जैसे अटल जी ने सोचा, वो तो सीधा मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए और जहां पे कोई कांग्रेस वाला पहुंचा ही नहीं था। और पाकिस्तान का जो मीनारे पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की नींव जो रखी गई थी उसका एक नमूना है वो। ठीक बात। तो वहां पर जाके उस पे मिलना नवाज शरीफ के साथ, तो उसको उन्होंने एक तरह का रिकॉग्निशन दिया पाकिस्तान को, जो कि कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। ठीक बात है। और मतलब आपके कहने का मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण न करके पाकिस्तान का तुष्टीकरण कर दिया। हाँ, तो जिससे अल्टीमेट इम्पोर्टेड, देखिए इंडियंस को इम्पोर्टेड सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेड चीजों का शौक है। तो इंडिया का स्वदेशी सर्टिफिकेट, हालांकि ये स्वदेशी लोग हैं, लेकिन ये विदेशी सर्टिफिकेट चाह रहे थे। तो अच्छा, आडवाणी जी का क्या है मतलब अपीजमेंट के बारे में? आडवाणी जी जो हैं वो, उनका विचारों का प्रॉब्लम ये था कि आप तो इंग्लिश ऑनर्स भी आपने किया है, तो आप तो जानते हैं कि किस तरह शेक्सपियर ने वो लिखा है मैकबेथ की जो वाइफ थी, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, उसको वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स की वजह से उसको वो दिखाई देता था खून अपने हाथों में, जो कि नहीं था। वो पूरे समय धोती रहती थी उसको, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि अभी भी खून लगा हुआ है, जबकि था नहीं खून। हाँ, आप इशारा कर भी के दिखा भी सकते हैं। आडवाणी जी भी, मतलब आपका मतलब कि उस खून को साफ करने, मतलब कौन सा खून था जिसको साफ करने की कोशिश कर रहे थे? क्या था कि जब वो श्री राम जन्मभूमि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ दाग, जो सैफरन दाग हैं, वो उनके कुर्ते पे लग गए। अच्छा, केसरिया रंग के धब्बे उनके कपड़े पे लग गए। उनको ऐसे ही अनुभूति होती थी। अच्छा। जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने सोचा कि इसको वॉश किया जाए। तो उन्होंने जिन्ना नाम का सोप वहां खरीदा। अच्छा, साबुन इस्तेमाल किया, जिन्ना नाम का साबुन इस्तेमाल किया। हाँ, जिससे कि वो धुल जाए। ओहो, तो मतलब वो केसरिया रंग के धब्बों को धोने के लिए जिन्ना का साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्ना नाम का। तो उन्होंने कह दिया कि जिन्ना जो है ये सेक्युलर था। कभी कभी है ना, कार्टूनिस्ट भी तो एक जर्नलिस्ट होता है। अच्छा, ये साबुन का नया ब्रांड उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अच्छा है। उन्होंने एक मतलब नॉवेल्टी क्रिएट की। मैं तारीफ करता हूं आडवाणी जी की। तो एक बात बताइए कि जैसे आडवाणी जी के बारे में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि देसाई करके एक पत्रकार हैं, क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिट पेज पे छपा, बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा। उन्होंने उसके अंदर लिखा कि आडवाणी जी अगर ये परिकल्पना अपने बारे में कर रहे हैं कि, या कोई भी उनके बारे में ये परिकल्पना कर रहा है कि वो मतलब दोबारा प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि मतलब फैंटेसी के बिल्कुल, मतलब एकदम जैसे, मतलब कल्पना की उड़ान के भी परे, बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसी बात है कि संभव ही नहीं है। तो काहे को इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? मतलब क्यों नहीं ग्रेसफुली अपने रिटायरमेंट को आडवाणी जी स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं रिटायर कर रहे? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं रिटायर कर पा रहे आडवाणी जी? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको? मतलब इतने वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, सब इज्जत करते रहे हैं उनकी, तो आज वो ऐसी स्थिति में अपने आप को क्यों लाना चाह रहे हैं, जबकि मतलब उनको स्क्रीमिंग एंड किकिंग एंड शाउटिंग, उनको लोग जो है वो सेंटर स्टेज से घसीट के बाहर निकाले हैं, ये नौबत अपने ऊपर क्यों ला रहे हैं वो? हाँ जी,
हेलो। हाँ, क्यों ला रहे हैं नौबत? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि डिटैचमेंट हर एक व्यक्ति में संभव नहीं हो पाता है, और मोह जो होता है वो जब आपके ऊपर प्रबल हो जाता है तो उसके बाद देन आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो क्लाउड हो जाती है। ठीक से आप सोचने के सक्षम नहीं रहते, आप में वो शक्ति नहीं रहती कि आप ठीक से सोच सके। तो उनको मोह है प्रधानमंत्री की कुर्सी, तो मोह हो गया उनको, मोह हो गया, और ईर्ष्या भी हो गई है। ईर्ष्या हो गई कि मेरे से अब छोटा कोई है इतना, और वो एक, देखिए प्रॉब्लम कब होती थी जब मोदी जी और ये साथ में स्पीच होती थी, तो पहले मोदी जी की स्पीच होती है और ये बड़े हैं तो इनकी बाद में होती है। तो जब उनकी खत्म होती है मोदी जी की स्पीच तो लोग उठ के जाने लगते हैं। तो इनको बहुत बुरा लगता था, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और देखा भी है हमने, सबने देखा है। आपने तो इलेक्शंस कितने कवर किए गुजरात के लगातार? हाँ जी। तो इसलिए जो है ये जो है वो बात चुप जाती है ना, व्यक्ति के बात चुप जाती है। तो जलन हो गई, मतलब उनको आडवाणी जी के दिल में जलन की भावना पैदा हो गई बेसिकली। मान, द्वेष, अब ये इस प्रकार ईर्ष्या, ये जो सारे भाव हैं ये भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये इस प्रकार का एक तमोगुण पैदा करते हैं जिससे कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है, फिर आदमी सुसाइडल कोर्स पर चला जाता है। तो अडवाणी इज ऑन अ सुसाइडल कोर्स। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बिकॉज वी विल लूज अ मैन हु अननोइंगली मेक्स अस लाफ। तो मतलब हम लोगों के लिए बड़ा नुकसान होगा जो ह्यूमर ढूंढते हैं पॉलिटिक्स में। नहीं, लेकिन ये जो आडवाणी जी ने जो एक, जैसे कैकई चली गई थी कोप भवन में, अब कैकई का भी वही था, लालच थी सत्ता की कि मैं अगर भरत मेरा बेटा जो है वो राजा बन गया तो मैं राजमाता बन जाऊंगी, तो मतलब मैं ज्यादा मेरे पास पावर होगी। तो इसके चलते कैकई ने अपने पति ने जो 2 वर दिए थे ये सोच के कि कुछ अच्छा ही मांगेंगी, तो कैकई ने क्या मांग लिया, मतलब इस मोह के चलते, इस लालच की, सत्ता के लालच के चलते कि भगवान श्री राम को तो 14 साल का वनवास और भरत को दे दीजिए राजगद्दी, जबकि मतलब राज दरबार में ऑफिशियली पूरी प्रजा और राजा और सारे लोग, सब लोग मिलकर फैसला कर चुके थे कि भगवान श्री राम का सुबह सुबह राज तिलक होना है, और रात में उन्होंने ये अपने वर मांग लिए 2। अब सोचिए, मतलब इतने अच्छे राजा, जो सबसे अच्छे राजा आज भी हम भारत में कहते हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे बीजेपी हो, कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, तो जो हमारे सबसे आदर्श, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास, और पति उनके सामने तड़प तड़प के मर रहे हैं उनके, दशरथ जी, कि मतलब छोटे बेटे को गद्दी देनी है दे दो, लेकिन बड़े बेटे को वनवास तो मत दो। लेकिन उनको न तो पति पे दया आई, उनके सामने तड़प तड़प के मर गए, ना अपने बड़े बेटे पे या बहू पे दया आई और वनवास दे दिया। और नतीजा ये निकला कि भरत भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और भरत ने भी अपनी मां का परित्याग कर दिया, क्योंकि उनके मन में सत्ता के प्रति ये लालच आई, ये मोह आया, उन्होंने ऐसा कर्म कर दिया। तो आडवाणी जी ये जो कोप भवन में इस समय चले गए हैं, और मैंने रिजाइन कर दिया, पहले भी रिजाइन कर दिया, सब लोग पहुंच गए, जी आप वापस आ जाइए, तो वापस आ गए, मतलब एक पूरा ड्रामा रचा गया। अब फिर से कोप भवन में चले गए वो, कहीं भी कोप भवन में चली गई थी। तो अब ये जो कोप भवन में गए हैं, उनके मन में जो सत्ता के प्रति मोह है, इसको लेके आपने बहुत सारे ट्वीट, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। ये मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी बात करी, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कई लोग जो जाने माने लोग होते हैं वो छोटी छोटी साइकोलॉजिकल बीमारियों के शिकार होते हैं, एंड विद लिटिल हेल्प, विद लिटिल साइकोथेरेपी, विद लिटिल एडवाइस उनको बात समझ में आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स के पास जाना, लोग एक अंदर एक डर बैठा हुआ है कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे कहाँ जा रहे हो भाई, पूरी साइंस है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े वार्ड्स हैं, तो ये क्यों है? नहीं, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम तो मैं कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि कोई आदमी जानबूझ के गिर पड़ता है कि मेरी हड्डी टूट जाएगी तो मुझे अटेंशन मिलेगा। देखिए बच्चों में तो कई बार देखने को मिलता है ये कि बच्चे ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ जो है वो कुछ ऐसा हुड़दंग करते हैं, कुछ ऐसा उत्पात करते हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। तो बच्चों के अंदर तो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम बड़ा कॉमन है,
लेकिन आडवाणी जी तो बुजुर्ग हैं, मतलब 60 साल की उम्र भी पार कर गए। अब 60 साल की उम्र में तो अक्सर लोग सठिया जाते हैं, लेकिन वो तो मतलब अब 85 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। तो उनसे मतलब बचपने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। मतलब व्हाई इज ही नॉट एबल टू एक्ट एज एन एडल्ट, जो कि उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि भाई आप एक जो बात कहनी है कहिए, जो बात करनी है करिए। ये ड्रामा क्या कर रहे हैं यार? देखिए, ऐसा होता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन एज देन यू अगेन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। तो ये बचकानी जो चाइल्डिशनेस है वो हम देखेंगे कि कई बार जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमें बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो ये सिंपैथी का विषय है, ये उनसे नाराज होने का विषय नहीं है। मतलब आपका मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट से उनको बात करनी चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट उसको एनालिसिस कर पाएंगे इस विषय की कि उनके मन में जो बात है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट अगर उनको राय दें तो अच्छा रहेगा, आपका मतलब? देखिए, हम सबको जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि हमको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। हमारे को अगर डिप्रेशन है, हम लोग कोई इलॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो हल्की सी साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है। और अगर नहीं ठीक होता है तो माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स या एग्रेशन अगर है किसी को, तो उसके लिए भी दवाइयां होती हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स भी होते हैं, वो लो डोजेज में दिए जाते हैं। तो ये कोई भी जो मैं बात कह रहा हूँ, आप तो मेडिकल जर्नलिज्म भी आपने बहुत किया है, हेल्थ की स्टोरीज आपकी देख देख कर हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये आप जानते ही होंगे इन बातों को। हाँ, डिप्रेशन एक बहुत ही भयानक चीज है और आडवाणी जी एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये डिप्रेशन पैदा क्यों हुआ? मतलब एक तो आपने बात बताई कि मोह हो गया उनको सत्ता से कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। अब चाहे उनकी इस लालच की वजह से पार्टी दोबारा, देखिए मतलब बीजेपी को आडवाणी जी ने आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब 2 सीट से वो 89 में 2 सीट 84 में आई थी लोकसभा में, 89 में 89 सीट पहुंच गई, 91 में 119 सीट पहुंच गई, 96 में मतलब 163 सीट पहुंच गई, 13 दिन की सरकार बन गई। उसके बाद 98 में 182 सीट पहुंच गई और फिर 182 के बाद 99 में 182 की 182 और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में 2004 के चुनाव में 182 घट के 138 और आडवाणी जी के चलते 2009 में जो चुनाव लड़ा गया उसमें 138 से घट के 116। तो अब आडवाणी जी के मन में ये मोह खत्म होकर नहीं दे रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। भाई आपके चलते पार्टी हार जाएगी, वो 116 से घट के 72 पे आ जाएंगे, तो आप काहे को पार्टी का कबाड़ा करना चाहते हैं? तो क्या लगता है आपको कि मोह से, उनके जो मन में मोह है, जो सत्ता की लालच है, उसकी वजह से उनके मन में और साइकोलॉजिकली मतलब मनोवैज्ञानिक बात और क्या पैदा हुई आडवाणी जी के दिमाग में? जेलसी। और जो कैकई के मन में था एग्जैक्टली, और कैकई भी सुसाइडल कोर्स पर थी। उसने अपने पति को खोया, उसने अपने बेटे को, बेटा उससे नाराज हो गया और उसकी जो वो चाहती थी वो भी चीज पूरी नहीं हो पाई एंड शी लॉस्ट ऑल हर क्रेडिबिलिटी। तो ये कैकई वाज सडनली हु वाज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द रघुवंशी हाउस होल्ड। शी सडनली जो है वो यू फाइंड हर दैट सब लोग उसको ही बुरा भला कह रहे हैं आज तक। तो हाँ, आज कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकई रखा हो। हाँ, लेकिन वी शुड नॉट बी सो हार्श ऑन आडवाणी। देयर विल बी पीपल हु विल कीप। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है, नहीं, लेकिन एक बात और भी देखिए, जैसे अब कैकई ने मां का रोल भी ऐसा किया कि आज मतलब उनके अपने बेटे ने उनका परित्याग कर दिया। मतलब किसी के भी परिवार में अगर भरत के संस्कार के बेटे होंगे, जो भरत जैसे संस्कार रखते होंगे, तो वो अपनी माताजी, उनकी माताजी अगर ऐसा काम करेंगी तो उनका परित्याग कर देंगे, अगर उनके अंदर वो संस्कार होंगे जो भरत के अंदर थे। अब देखिए, माएँ तो हिंदुस्तान में ऐसी भी हैं, 7 लाख माएँ हिंदुस्तान में अपनी बेटियों को गर्भ में मार डालती हैं। मतलब सुपारी देती हैं, सीरियल किलर्स जिनको डॉक्टर बुलाते हैं, ऐसे सीरियल किलर्स को सुपारी देती हैं अपनी बेटी को मारने के लिए। तो मतलब कई उस युग में थी, लेकिन आज के युग में तो ऐसी माताएं बहुत सारी हो गई हैं। अब आडवाणी जी एक तरह से मां भी हैं बीजेपी के, बाप भी हैं बीजेपी के, मतलब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं इस समय सबसे ज्यादा। मतलब अटल जी की तो सेहत अच्छी नहीं है, तो मतलब वही एक्टिव एक मेंबर हैं। तो ऐसे में आडवाणी जी को क्या करना चाहिए, मयंक? हाँ, देखिए, उनको ही शुड टेक रेस्ट, ही इज टायर्ड, है ना, एंड ही मस्ट मोह का त्याग उनको करना चाहिए। ही शुड। अब लेकिन देखिए, हमारे कहने से ये नहीं होता, इट इज इजियर सेड देन डन। ये इतना स्ट्रांग इमोशन होता है जेलसी का और इतना स्ट्रांग इमोशन होता है सत्ता प्राप्ति का
कि वो हमारे कहने से थोड़ी मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन हम तो एनालिस्ट हैं, वी आर रिपोर्टर्स, एंड इन एडिशन टू बीइंग रिपोर्टर्स वी लाइक टू गो ड्वेल डीप इनटू इश्यूज, एंड ऑल्सो हम हंसना भी चाहते हैं, क्योंकि इतनी सीरियसनेस हो जाती है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं हंसी भी ढूंढ लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक बात है। एक हंसी मुझे दोपहर से एक हंसी आ रही है एक बात पे, वो ये कि बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो तरह तरह की उटपटांग बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि साहब क्या आडवाणी की वजह से अब ये जो नाराज हो गए हैं इन्होंने इस्तीफा, क्या बीजेपी दो फांक हो जाएगी? हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया है। दूसरे एक हंसी की बात, ये मैं ब्रेक के बाद ये दोनों बातें पूछूंगा मयंक आपसे। दूसरी जो बात मुझे जिस बात पे हंसी आ रही है वो ये कि आडवाणी को बार बार लोग लौह पुरुष बुलाए जा रहे हैं। अरे भैया, मतलब चलिए खैर कोई बात नहीं, ब्रेक का समय हो गया है, तो ब्रेक के बाद मैं आता हूं कि एक तो आडवाणी के जाने से क्या बीजेपी दो फांक हो सकती है, जो ये एक बेतुकी बात सुन रहे हैं, और दूसरे क्या ये लौह पुरुष हैं या थे? ब्रेक के बाद